मिस्टेक उनके लिए भारी पड़ती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो उतनी ब्रॉडली अच्छे तरीके से उन चीज़ों को देख नहीं पाते। अगर आपसे बात करें परसेंटेजेस को लेकर तो इंग्लिश आपके लिए क्या मायने रखता है परसेंटेज बढ़ाने में? जब वो राइटिंग करके प्रैक्टिस करेंगे तो कंपैरेटिवली कम गलतियाँ करेंगे, तो ये बेटर रहेगा। कहीं न कहीं उनको ये पता भी चले कि हम कहाँ गलती हाँ, कर रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं हमारे, कहाँ नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग में उनको स्पीड भी देखनी चाहिए। तो यहाँ फिरोज गांधी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन मिल नहीं पाया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बाहर हम कहीं गए नहीं। अ, तो फिर मैंने ग्रेजुएट। हमारे दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ आ गए हैं एक ऐसे विषय के शिक्षक जिस विषय को बच्चे अक्सर हल्के में लेते हैं और उससे कहीं न कहीं उनके परसेंटेजेस भी डाउन होते हैं। तो सर आज आपको गाइडेंस देंगे और बताएँगे कि कैसे इस विषय को अच्छे से अच्छा आप तैयार कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो सर का स्वागत करते हैं। तो सर आपका एक बार बहुत सारा स्वागत है। एक बार आपका परिचय जनता के दीजिए। जी, दोस्तों मेरा नाम अनिल कुमार द्विवेदी है और मैं शहर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में पीजी इंग्लिश हूँ। तो सर हम लोग अब शुरुआत करते हैं। जी। सबसे पहले तो सर जैसे ही क्लास 12th में अगर हम बात करें, बोर्ड्स का अब समय बहुत पास में है, तो अभी आपकी क्या सलाह होगी बच्चों को पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर? एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों को रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। वो लगातार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और राइटिंग में रिवीजन करेंगे, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राइटिंग को भी ध्यान रख। हाँ, राइटिंग हाँ, करते रहें उस। अगर सर आपसे बात करें जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को कहते हैं कि हम उससे लास्ट में तैयार कर लेंगे, पहले हैवी सब्जेक्ट्स को तैयार करें। तो ये मिस्टेक बच्चों के लिए कैसे भारी पड़ सकती है? हाँ, ये मिस्टेक उनके लिए भारी पड़ती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो उतनी ब्रॉडली अच्छे तरीके से उन चीज़ों को देख नहीं पाते। तो जिससे कि फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। जो कंटेंट में ज़रूरी हिस्सा वो कर नहीं पाते। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस एक तरह से। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, गड़बड़ होता है। सर हम जैसे बात करें क्लास 12th में इंग्लिश में जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो दोनों किताबें हों, ग्रामर का, तो उसका हम थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करिए। इंग्लिश में बेसिकली 2 किताबें चलती हैं, ग्रामर सब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता पर्टिकुलर, लेकिन ग्रामर ज़रूरी है अच्छी राइटिंग के लिए, करेक्ट राइटिंग के लिए। बाकी 2 बुक्स हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें एक पोएट्री है और 2 प्रोज़ में है, तो उन्हीं को पढ़ाया जाता है। बहुत कम सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस सीबीएसई बोर्ड में नहीं। अगर हम फिर आपसे बात करें परसेंटेजेस को लेकर तो इंग्लिश आपके लिए क्या मायने रखता है परसेंटेज बढ़ाने में? इंग्लिश बहुत बहुत ज़रूरी है, सारे सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअली बच्चे एक बात नहीं समझते कि इंग्लिश और हिंदी ये केवल स्कोरिंग ही नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेजेज़ हैं और लैंग्वेज का बड़ा इफ़ेक्ट होता है लाइफ में। बच्चे इसी को इग्नोर करते हैं, जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गलत भी है। लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। अगर सर आपसे कहें कि बच्चे जो कॉपी में प्रेजेंटेशन करते हैं, वो कॉपी प्रेजेंटेशन बोर्ड में कैसा कितना अच्छा होना चाहिए जिससे अच्छे नंबर्स मिलें? सर प्रेज़ेंटेशन का तो बड़ा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। जी, अगर कोई ख़राब चीज़ भी अच्छे से प्रेज़ेंट की जाती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। या है ना? अब आप देखते हैं कि वो ₹10 का एक पैकेट चिप्स का आता है, केवल उसकी पैकिंग प्रेजेंटेशन ही है, बाकी अंदर तो कंटेंट क्या है, आलू ही है। सही बात है। तो प्रेजेंटेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे ने प्रेजेंटेशन अच्छा किया है तो डेफिनेटली उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे कि अभी ये हम लोग का जनवरी खत्म होने वाला है, फिर फरवरी के कुछ दिन ही रहेंगे, तो अब इन इन दिनों में बच्चों को अपना क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ाई को लेकर? अब इस समय में बच्चे को हर सब्जेक्ट को का एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए और हर सब्जेक्ट को एक सही तरीके से रिवाइज करना चाहिए, मोस्टली राइटिंग करके लिखना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जनरली कहानी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो सोचते हैं हम लिख लेंगे। बट जब वो लिखते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक उनसे होती है। तो जब वो राइटिंग करके प्रैक्टिस करेंगे तो कंपैरेटिवली कम गलतियाँ करेंगे, तो ये बेटर रहेगा। कहीं न कहीं उनको ये पता भी चले कि हम कहाँ गलती कर हाँ, रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं हमारे, कहाँ नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग में उनको स्पीड भी देखनी चाहिए कि एक क्वेश्चन है तो हमको पूरा पेपर 3 आवर्स में करना है, तो हमको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। जी। सर जैसा कि अभी आप जेन ज़ी जो बच्चे होते हैं, जो ये आजकल के रील्स वगैरह बहुत चलती हैं, तो बच्चों का इंस्टाग्राम या कहते हैं डिजिटल चीज़ को इतना देखते हुए ये हो गया है कि अगर वो वर्ड्स को लिखे तो उसको शॉर्ट में थैंक यू ना पूरा थैंक यू नहीं, प्योर THAN पी के यू लिख देंगे। तो ये पेपर में क्या देखने को मिलता है
पेपर में बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो स्पोकन लैंग्वेज की फॉर्म है। रिटन का अलग तरीका है, राइटिंग का डिफरेंट वे है। राइटिंग में उन्हें ठीक से लिखना चाहिए, ना कि ये तरीका लिखना चाहिए। अच्छा सर, स्पेलिंग के नंबर भी कटते हैं? स्पेलिंग के नंबर 100% कटेंगे। मान लीजिए पूरा आंसर सही लिखा है, एक आध कहीं स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन एक आध गलत हो जाती है तो इग्नोर कर देते हैं टीचर्स, लेकिन मोस्टली बच्चे कोशिश करें कि स्पेलिंग गलत ना हो। अच्छा, इसीलिए तो मैंने बोला कि लिख के प्रैक्टिस करें, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। तो ये कई चीज़ें उनको कई सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर वो राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो। जैसा कि सर अभी तो कोरोना के बाद से बहुत बोर्ड ने सिलेबस में बदलाव किया है, कम ही करता चला जा रहा है। हाँ, कर आपने वो टाइम में देखा होगा जब सिलेबस एक पीक पे था हाँ, और अभी सिलेबस जिस तरह से, तो आपको दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? बहुत अंतर है। गवर्नमेंट ने सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। लेकिन इससे बच्चे और थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग हो गए हैं। उनको लगता है इतना ही सिलेबस है, हम वन डे बिफोर पढ़ लेंगे और आराम से एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो चाहे तो थॉरोली स्टडी कर सकते हैं। शुरुआत से ही अगर सेशन के बच्चा एक रेगुलर क्लास अटेंड करे और थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करता रहे, तो लास्ट में उसे इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा और बहुत अच्छा पेपर उसका हो जाएगा। हम लोग अपने रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको जल्दी-जल्दी से जवाब देने होंगे। सबसे पहले सर आपसे पूछा जाए कि आप जब बचपन में बोर्ड्स में थे, तो आपको इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट लगता था? मेरे समय में तो सर मुझे काफ़ी टफ लगता था। टफ लगता था? हाँ, अच्छा, मैं आप तो टीचर हैं? मैं एक्चुअली सर साइंस का स्टूडेंट था, तो इंग्लिश में भी मेरे लिए टफ था। और एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से थे, तो बच्चे इस तरह से मतलब टीचर्स इतना क्लैरिफ़ाई करते भी नहीं थे। गवर्नमेंट की स्कूल्स का ये हाल था। अब तो ख़ैर काफ़ी मेहनत करते हैं टीचर्स। जी। तो आपने अपना इंटरेस्ट कैसे बनाया इंग्लिश की ओर? मेरा इंटरेस्ट सर एक्चुअली मजबूरी में था। अच्छा। तो इंटर के बाद फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि हम बाहर जा नहीं पाए, और उस वक़्त सर एक दिक्कत थी, परसेंटेज बहुत कम आते। न्यूज़पेपर में आता था एफएस और टी लिख करके, तो उसमें परसेंटेज के बिहाफ़ पे डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन्स होते। तो यहाँ फिरोज़ गांधी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन मिल नहीं पाया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बाहर हम कहीं गए नहीं। अ, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ले ली, तो मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों थे। अच्छा। लेकिन सर ये कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि आपकी हार नहीं, आपने अपने आप को मोटिवेट किया और एक नए विषय में अपने आप को इतना अच्छा बनाया, हाँ आज आप सर। बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे पा रहे हैं। सर फिर हमने मेहनत करी और कोशिश किया कि वो बातें जो हमें नहीं पता चल पाईं, वो हमारे बच्चों को ज़रूर पता चल जाए। आपको भी एक नया एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया इंग्लिश को। सर हम अगर आपसे बात करें कि रीडिंग जो पैसेज होते हैं, तो उसमें बच्चे पहले पढ़ें या क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें? रीडिंग पैसेज में बेटर ये है कि एक बार शॉर्ट में पूरा पैसेज पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हाँ, इसमें इन बारे में है। फिर वो क्वेश्चंस पढ़ें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर से एक बार पैसेज। तो वो अच्छी ग्रिप पैसेज में कर पाएगा और आसानी से अच्छे आंसर दे पाएगा। राइटिंग सेक्शंस में हेडिंग ज़रूरी है लिखना? हेडिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख देने से अच्छा रहता है। क्या एग्ज़ाम में रंग-बिरंगे स्केचेस इस्तेमाल करें? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं सर, एग्ज़ाम में कलर ज़रूरी नहीं है, केवल ओनली ब्लू कलर इज़ अलाउड, और कोई कलर अलाउड नहीं है इंग्लिश में, केवल ब्लू कलर का ही पेन यूज़ होना चाहिए। तो बच्चे को और कोई भी पेन नहीं यूज़ करना है। और राइटिंग सेक्शन का सर यहाँ क्या है, सीबीएसई में एक सर्टेन फॉर्मेट है हर क्वेश्चन का, तो बच्चे को वही फॉर्मेट फ़ॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है। नहीं करते हैं कि बच्चों का आप क्या प्रेफ़र करेंगे, रात में पढ़ना या सुबह उठ के पढ़ना? ये सर बच्चे के अपने व्यक्तिगत टाइम टेबल पर निर्भर करता है, मैं तो वैसे रात में ही पढ़ता था। अच्छा। तो आप मतलब कहीं न कहीं रात के लिए गए, हाँ, उस समय एक्चुअली सर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। आना ही होता है। सारे लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और कोई शोर-शराबा भी नहीं है। सुबह के टाइम पर एक लाइफ शुरू होती है समझिए। जी। ये तो वो एक होता थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता, नॉइज़ होती। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा कि आप हमारे भी टीचर हैं और हमारे जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, उस स्कूल में हमारा बहुत समय बीता है। तो कुछ एक्सपीरियंस उस स्कूल का अगर आप शेयर करना चाहते हो, तो आप बता सकते हैं। हम जिस स्कूल में हैं, ये रायबरेली का आई थिंक पहला सीबीएसई स्कूल है।
बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है और सोसाइटी में यहाँ से शहर से भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और मेरे ख्याल में ये इकलौता ऐसा स्कूल होगा पूरे ज़िले में जहाँ पर आपको 40 साल 50 साल के एक्सपीरियंस लोग मिल जाएंगे, है ना। वरना प्राइवेट स्कूल्स में लोग बहुत जल्दी क्विकली चेंज कर देते हैं, 4 साल 5 साल लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हैं। तो सर आपने इतना समय निकाला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सर ज़्यादातर एक कोई लास्ट बच्चों को टिप बता दीजिए तो हम इस पॉडकास्ट को रैप अप करें। देखिए, सक्सेस का केवल एक ही टिप है, लगातार पढ़ना। कहते हैं कि एक दिन 7 घंटे नहीं पढ़ना है, 7 दिन 1 घंटे पढ़ना होता है। तो अगर कंटिन्यू बच्चा कांस्टेंट होकर के एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, टाइम अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करता है, अपने टीचर से कंसल्ट करता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, रेगुलर क्लास उसने अटेंड किया है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए सर आपने बहुत अच्छा ये गुरु मंत्र बताया है और आप सब ये पॉडकास्ट देखिएगा। तो अभी हम ये वाली पॉडकास्ट खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।